हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दाब से। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे दाब। यहाँ से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं दाब क्या होता है। देखो, दाब का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, आपने सुना होगा जब पवन या चक्रवात आते हैं वो वायु दाब के अंतर के कारण आते हैं। अब देखिए, एक कील को ठोकने में किस तरीके से दाब का हम उपयोग करते हैं। देखो, ये जैसे कील है, कील का नुकीला हिस्सा क्या होगा, नुकीला हिस्सा, और एक ऊपर वाला हिस्सा होगा जो थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, ये जो चौड़ा होता है इस पर हम इस हथौड़ी से ठोकते हैं। ठीक है, अब इस पे दाब किस तरीके से कार्य करता है ये फार्मूला पहले देखते हैं। देखो, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है दाब बराबर होता है बल, जितना हम बल लगा रहे हैं बटे उसका क्षेत्रफल कितना है पृष्ठ का। अब यहाँ पे देखो, आप कील को ठोकते हो तो ये जो देखो छोटा सा क्षेत्रफल इसका है, कील का छोटा सा क्षेत्रफल है ना, इस पर हम क्या हथौड़े से बल लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका क्षेत्रफल छोटा क्यों होता है, क्योंकि जब क्षेत्रफल छोटा रहेगा तो दाब अधिक लगेगा और कील जो है आसानी से अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल हम छोटा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्षेत्रफल क्या है, नीचे है ना, बल बटा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल नीचे है, इसका मतलब विलोम अनुपात है। क्षेत्रफल कम होगा दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा दाब कम लगेगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका मात्रक क्या होता है। दाब का जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन, चूँकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर किसका होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। अब देखो किस तरीके से ये कार्य करता है उसके बारे में ये समझ लेते हैं। देखो, जैसे ये कुली है, कुली क्या करता है, सामान उठाने से पहले अपने सर पे थोड़ा सा देखो कपड़ा बांध लेता है, जिससे क्या होता है इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है सर का। जब इसके सिर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। ठीक, क्योंकि विलोम अनुपात है दोनों में, तो क्षेत्रफल बढ़ा के दाब कम हो जाता है, इसलिए उसके सर पे उसको चोट कम लगती है और आसानी से वो अपना बोझा उठा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्षेत्रफल हर में, हर मतलब नीचे है, इसलिए बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम करोगे दाब अधिक लगेगा। कील को ठोकने में क्षेत्रफल कम करते हैं, जिससे कील पतली सी होती है ना, उसका क्षेत्रफल कम होता है, तो उस पर हम बल लगाएंगे तो ज़्यादा दाब लगेगा। ठीक, और कुली क्या करता है, कुली अपने सर के क्षेत्रफल को बढ़ा लेता है, जिससे उसको दाब कम लगे, दर्द कम हो उसको। ठीक है, अब देखिएगा अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, इसको समझ लो। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला बल या दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी कि देखो, जैसे ये है ना, तली पे कितना दाब लगेगा ये डिपेंड करता है कि पानी की ऊंचाई कितनी है। ठीक, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द्रवों और गैसों द्वारा किस तरीके से बल लगाया जाता है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया बल। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो पीसी बल वगैरह होते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया बल। देखिए, यहाँ पे एक बर्तन है, इस बर्तन में किसी भी बर्तन की तली पर जो बल लगाया जाता है द्रवों द्वारा या गैसों द्वारा, तो मान लो द्रव भरा हुआ है, तो जो द्रव की ऊँचाई होगी बर्तन में, ठीक है, जो जितना ज़्यादा हम द्रव ऊंचाई तक भरेंगे उतना ही ज़्यादा उस पर दाब लगेगा उसकी तली पे। ठीक है, ये यहाँ पे बताने का मतलब है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, इसका कहने का मतलब है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब लगाते हैं। जैसे मान लो एक बोतल है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, तो अगर इसके समान ऊंचाई पे मतलब बराबर पर अगर हम कई सारे छेद कर दें तो सभी से बराबर पानी निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव है वो समान गहराई पर, मान लो यहाँ से देखें तो समान गहराई पर समान दाब लगाती है। ठीक है, यही यहाँ पे बताने का मतलब है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखो, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। जैसे ये द्रव भरा हुआ है इस बोतल में, तो इसकी जो दीवारें हैं बोतल की, तो इस दीवारों पर ये द्रव क्या करता है, इस पर दाब लगाता है। देखो, जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाली पाइपों की लीक करते हुए आपने देखा होगा कि जो पाइप अगर लीक करता है, कहीं से जोड़ा गया है, तो वहाँ से क्या निकलता है, पानी निकलता है प्रेशर के साथ। तो चूँकि क्या होता है, जो द्रव होता है ना वो दीवारों पर दाब लगाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखिए, गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब लगाती है। जैसे मान लो गैस को अगर आप मान लो साइकिल के ट्यूब में आप हवा भरते हो, तो हवा भरने से क्या होता है, जो हवा ट्यूब के अंदर भरी जाती है ना, वो दीवारों पर बराबर बल लगाती है। ठीक है, जो ट्यूब की दीवारें होती हैं। इसी तरीके से गुब्बारे में आप हवा भरते हो तो वो भी गुब्बारों की दीवार पर दाब लगाती है। अब देखो, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखो, वायुमंडलीय दाब कैसे होता है। देखो, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, यानी कि गैसों का घेरा होता है। हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब चूँकि वायुमंडलीय वायु वायु
तो अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब। देखो हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी के ऊपर क्या है, कई किलोमीटर ऊपर तक क्या है, वायु है। तो उस वो वायु जो कि द्रव गैस होती है वो क्या करती है, बल लगाती है ना। तो इस तरीके से हमारे ऊपर बल लगता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर बल लगता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें, उसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिगर था, ये देखो ये, ठीक है। इस तरीके से हम वायुमंडल को एक बेलन के रूप में मान सकते हैं और उसके द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या है, वायु का एक बहुत बड़ा सिलेंडर है मान लेते हैं, तो उसके द्वारा लगने वाला जो बल है, उसको दाब है, उसको निकालेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे हम क्रियाकलाप देखते हैं। देखो ये है ना, इसको बोलते हैं सकर, चूसक। इसको किसी प्लेन सतह पे जब हम इसको चिपकाते हैं कस के, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस सामान को उठा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा। देखो जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप अथवा तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है और चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। अब देखिए, जैसे मान लो अगर आपको इसको चूसक को छुड़ाना है तो इसको इस तरीके से इतना बल लगाना होगा कि वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाए, तभी ये निकलेगा, नहीं तो छोड़ता नहीं है, ठीक है। आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा इस प्रयोग से। और यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में समस्त वायु को निकाल दिया जाए, अगर पूरी वायु को हम निकाल दें, एक भी वायु उसके अंदर न रहे, तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक है। देखो हाँ, यदि हमारे शरीर का क्षेत्रफल, सिर का जो हमारा सर होता है, हेड होता है, उसका जो क्षेत्रफल है 15 × 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस सिर पर कितना बल लगेगा। देखो एक 15 × 15 क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, 225 kg। कितना होता है, लगभग 225 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल यानी कि लगभग 250 न्यूटन के बराबर होता है। तो मान लेते हैं हमारे सर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 15 × 15 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर हम एक वायु का सिलेंडर मान लेते हैं, जितना ऊंचा हमारा वायुमंडल है, तो उसके द्वारा जो हमारे शरीर पर बल लगता है, गुरुत्व बल होता है, वो कितना है, 2250 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारे ऊपर कितना बल लग रहा है, 2250, इतना बल हमारे ऊपर लग रहा है, तो हम पिचक क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, वायु भरी हुई है जो वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है और उसको संतुलित कर देती है, ठीक है। इसलिए हम पिचक नहीं जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्राचीन काल की घटना है। इस पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑटो वॉन गेरिक। इन्होंने क्या किया था, इस जो आपको दो हाफ सेमी स्फीयर दिख रहे हैं, इनके बीच की पूरी वायु को निकाल दिया और निकाल के इसको चिपका दिया। फिर क्या किया इन्होंने, 8 घोड़े इधर 8 घोड़े इधर बांध दिए। उन्होंने कहा इसको अलग करो खींच के, तो घोड़े इसको अलग नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर की सारी वायु निकल गई थी और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया था, दोनों चिपक गए थे, ठीक है। ये बताने का मतलब है। ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। कुछ एक क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करेगी, ठीक है। और सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है या खींचना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, अपकर्षित करता है, मतलब कि आकर्षित नहीं करता, उसे दूर धकेलता है, अपकर्षित करता है। यहाँ पे आपको फिल करना है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है, जिसके कारण इसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, धनुष की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल कैसा बल होता है, पेशी बल होता है, क्योंकि वो मस्कुलर से लगता है, ठीक है। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का किसका प्रकार है, तीर की जो गति होती है उसमें परिवर्तन किससे आता है, वो परिवर्तन आपका आता है पेशी बल से, ठीक है। संपर्क बल से कह सकते हो, पेशी बल से कह सकते हो। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल डाट तथा वायु के कारण, देखो जो वायु से लगता है ना, वो कैसा होता है, वो आपका होता है घर्षण बल, ठीक है। और जो बल गति करने के लिए विद्यमान होता है वो कैसा होता है, पेशी बल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।